डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में मैंने आपसे बात की थी। उसमें डिस्कस किया था कि प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दो ही कारणों से होती है। एक तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेकंड था फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में, साथ ही इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसके प्रकार एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरह से आप कंप्यूट करेंगे, मीन्स फार्मूला क्या होते हैं, और एक से अधिक स्तर, दो या दो से अधिक स्तर दिए जाएं तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आप किस तरह से निकालते हैं। चूँकि फाइनेंशियल लीवरेज संस्था की जो वित्त या फाइनेंस के रिसोर्सेज को इकट्ठा जब आप करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड होता है। दो प्रकार की आप पूंजी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका था। एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, जैसे प्रेफरेंस शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह होती हैं। तो फाइनेंशियल जो लीवरेज है वो इस चीज़ को बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल एंड वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल या समता पूंजी का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है। वित्तीय उत्तोलक हायर या लोअर डिग्री का हो सकता है। संस्था में अगर आप फिक्स्ड लागत वाली पूंजी परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी से अधिक रखते हैं तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल लीवरेज होगा वो हायर डिग्री का कहलाएगा, और अगर वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल का अनुपात स्थायी लागत वाली पूंजी से अधिक है तो लो डिग्री का फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी जानते हैं कि आप बाहर या आउटसाइडर का पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करा करके अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकें, और उस अतिरिक्त लाभ को शेयर होल्डर्स में जब आप बांटते हैं तो उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, मार्केट प्राइस बढ़ता है। नतीजा ये होता है कि गुडविल बढ़ती है और आपको कम रेट पर पैसा बाजार से उधार मिल जाता है। तो कंपनी की अर्जन लेकिन अगर पर्याप्त है तभी आप आउटसाइडर से पैसा ले सकते हैं या लेना चाहिए। अर्जन आपकी तभी अधिक मानी जाएगी जब जो फिक्स्ड कॉस्ट है कैपिटल की उससे आप अधिक अर्जित कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल जो लीवरेज है में वित्त के जो साधन हैं उनके सम्मिश्रण, कॉम्बिनेशन, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो पूंजी है और परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी के अनुपात पर डिस्कशन किया जाता है या उस पर प्रकाश डाला जाता है। जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसकी विशेषता यही है कि ये रिलेटेड होता है टू फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से, और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल वाली संस्था में ही ये मौजूद होगा यदि पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी अधिक है तो उस संस्था में वित्तीय उत्तोलक अधिक होगा, और अगर किसी संस्था की पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी कम है तो वित्तीय उत्तोलक वहाँ पे कम होगा। चूँकि फाइनेंशियल लीवरेज पूंजी संरचना में स्थायी लागत वाली पूंजी की मात्रा से प्रभावित होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो आइटम्स आते हैं उनसे रिलेटेड होता है। वित्तीय उत्तोलक स्थिर वित्तीय व्ययों के कारण संस्था के लाभों में होने वाले परिवर्तन का प्रति अंश अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्निंग पर शेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है।
साथ ही वित्तीय उत्तोलक के कारण संस्था की वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है। क्योंकि आप आउटसाइडर से पैसा लेकर के इन्वेस्ट करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क आपकी बढ़ती है, और उच्च वित्तीय उत्तोलक की अगर स्थिति है तो इसमें संस्था के परिचालन लाभों में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रति अंश अर्जन जो होगी, अर्निंग पर शेयर में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, आउटसाइडर्स को आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। नतीजा ये होगा कि उनके अर्निंग पर शेयर में वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि परिचालन लाभ में वृद्धि जो होती है उसकी तुलना में अर्निंग पर शेयर में अधिक वृद्धि होती है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप में जो हैं उनमें कमी आएगी तो जितने परसेंट कमी आएगी कंपैरेटिवली उससे अधिक परसेंट आपकी ईपीएस में गिरावट होती है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ विशेषताएं थीं। फाइनेंशियल लीवरेज का इफ़ेक्ट जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर ही होता है। अगर अनुकूल वित्तीय उत्तोलक की स्थिति है में मतलब स्थिर लागत वाली पूंजी को प्रयुक्त करके समता अंशधारियों की आय को बढ़ाया जा सकता है, और अगर प्रतिकूल वित्तीय उत्तोलक की स्थिति है तो अंशधारियों की आय स्थिर लागत वाली पूंजी प्रयुक्त करने पे घटती है। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि वित्तीय उत्तोलक एक दुधारू तलवार होती है, जहाँ एक और समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध अर्जनों में वृद्धि करती है, वहीं अगर आपकी अर्निंग या रिटर्न कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे कम है तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग भी प्रभावित होती है। दो तरह का ये माना जाता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल आप कहते हैं यदि स्थिर भार या फिक्स कॉस्ट वाली प्रतिभूतियों के कारण अर्निंग पर शेयर बढ़ती है तो हम उसको फेवरेबल लीवरेज बोलेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर फिक्स कॉस्ट वियरिंग सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्ट करने से आपकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर घटती है, शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है, तो वो अनफेवरेबल माना जाता है। तो इस तरह से दो तरीके से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज अगर आपको कंप्यूट करना हो, निकालना हो, तो क्या फार्मूला उसका होता है। कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फार्मूला देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन EBT अर्निंग बिफोर टैक्स मीन्स, और करके आप देखिए स्क्रीन पर, इसको अल्टरनेटिवली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर आप फिक्स जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं उनको घटा दें तो वो कहलाएगा EBT। EBIT का मीनिंग होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स व्हाट आफ्टर इंटरेस्ट। एंड I का मतलब होता है इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मीन्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। तो EBIT अपॉन EBT से आप फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। नोट में आप देख रहे हैं कि अगर पूंजी संरचना में प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो उनको जो लाभांश आप देते हैं उसको ग्रॉस बना करके घटाएंगे। EBIT अपॉन EBIT माइनस आई लिखा था, आई का मतलब इंटरेस्ट लेस करना है और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करना है। आप जानते हैं कि डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इनकम में से, सेल में से सारे एक्सपेंसेस लेस कीजिएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वगैरह डेट है वो लेस कर दीजिएगा। सारे एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर
टैक्स में से रेट ऑफ टैक्स से अमाउंट ऑफ टैक्स लेस कर देंगे। बैलेंस आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और टैक्स लगने के बाद जो लाभ उपलब्ध होता है, आप जानते हैं कि उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, उसमें से उनको डिविडेंड दिया जाता है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड आप देते हैं, सपोज 100 रुपये का डिविडेंड देते हैं एंड टैक्स की रेट 50% हो, तो 100 रुपये का डिविडेंड देने के लिए आपको 200 रुपये अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि 200 रुपये में से 50 रुपये 50% 100 रुपये तो टैक्स में चला जाएगा, बैलेंस 100 रुपये बचेगा जो उनको आप डिविडेंड में दे सकते हैं। कहने का मतलब रेट ऑफ टैक्स जो है, जितना टैक्स है वो डिविडेंड के अमाउंट में प्लस करके उसको ग्रॉस किया जाएगा। इसलिए फार्मूले में आप देख रहे हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे रखा है तो उसको हम ग्रॉस करके लेस करेंगे और फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT में से इंटरेस्ट तो घटाना ही घटाना है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस करना है, ग्रॉस करने का मतलब अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। 200 रुपये अगर डिविडेंड दिया है तो 200, 50% टैक्स की रेट है तो 200 बटे 1 माइनस 0.5, मतलब 200 में भाग लगाऊंगा 0.5 का तो कितना आ जाएगा 400। 200 रुपये डिविडेंड दे रहे हैं, 50% टैक्स में जाएगा, तो इसका मतलब 400 रुपये हमारे पास बिफोर टैक्स जब प्रॉफिट होगा तो 200 तो टैक्स में चला जाएगा और 200 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देंगे। तो इस तरह से फाइनेंशियल लीवरेज निकालना हो तो हमारा फार्मूला रहेगा EBIT अपॉन EBT। EBT का मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को EBIT में से लेस करते हैं। अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है, लाभ के दो स्तरों की तुलना करनी हो, तो वित्तीय उत्तोलक की मात्रा निकालनी पड़ती है, डिग्री निकालनी पड़ती है। तो मात्रा का मापन आप किस तरह से करेंगे, तो फार्मूला क्या रहता है, DFL मीन्स डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS, अर्निंग पर शेयर में कितने परसेंट चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रति शेयर अर्जन में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ है और अर्निंग बिफोर लाभ इंटरेस्ट और टैक्स से पहले के लाभों में कितना परसेंट बदलाव हुआ है। अल्टरनेटिवली मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको अगर आप डिवाइड करें और भागफल 1 से अधिक आता है तो हम ये मानेंगे कि इस संस्था में वित्तीय उत्तोलक मौजूद है। अगर भागफल 1 से कम आता है तो वित्तीय उत्तोलक की ये विद्यमानता नहीं मानी जाएगी। तो डिग्री निकालने के लिए इस तरह से इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स देखते समय। लाभ का एक ही स्तर कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है और आपसे कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जिस तरह से ऑपरेटिंग लीवरेज में भी मैंने लिखा था एक लेवल दिया जाए, तो आपने वहाँ पे देखा था कि हम जो बेसिक फार्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT का उपयोग करेंगे। उसी तरह से एक लेवल दिया जाए और डिग्री आपसे पूछे फाइनेंशियल लीवरेज की, तो जो बेसिक फार्मूला फाइनेंशियल लीवरेज का है EBIT अपॉन EBIT माइनस I का प्रयोग करेंगे। अर्निंग पर शेयर वैसे तो आप जानते हैं, अर्निंग पर शेयर का मतलब शेयर होल्डर्स को पैसा कब मिलेगा, जब सारे कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा दें, इसके बाद जो इंटरेस्ट वगैरह है वो घटा दें, टैक्स घटा दें, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड घटा दें। अब जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है।
तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो होगी उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को लेस के डिविडेंड को लेस कर दें, प्रॉफिट जो अवेलेबल होगा उसको डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो फिर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश अर्जन क्या है। तो शॉर्ट में तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ईपीएस का मतलब होता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि टैक्स के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाएगा, बैलेंस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट ही करना हो तो इस फॉर्मेट में मैं कैलकुलेट कर दूंगा। क्या है, सेल्स में से सबसे पहले ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या डेट, इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी सब घटा दूंगा, तो बैलेंस जो आता है वो कहलाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से लेस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट को घटा दिया तो आ गया बैलेंस अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स को घटाने से पहले कितना लाभ उपलब्ध है, अब इसमें से लेस कर दूंगा टैक्स, टैक्स को घटाने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो कहलाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स मींस ईएटी। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से टैक्स पे करने के बाद जो अब प्रॉफिट उपलब्ध है उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को घटा दूंगा, तो बैलेंस जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट्स और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड अगर आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल आप कब मानते हैं, कंप्यूट करने का क्या फार्मूला है, और अगर दो स्तरों के लाभ की तुलना करनी हो तो वहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे ब्रीफ में चर्चा की है। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे बात करूँगा कंबाइंड लीवरेज, और इसके साथ ही एक और भी पॉइंट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, वो क्या होता है, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।